तो पहिला विषय है संघटन तोडफोड करण्याचा कार्यक्रम पीओमओ स्तरावर चालवला जात आहे. यावरून षडयंत्राची गंभीर कल्पना यावी. एक चिंतन. साथियों, संगठन को तोड़फोड़ करने के संबंध में पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में हमारी संगठित शक्ति इतनी बड़ी हो गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरएसएस को, क्योंकि जिसको बीजेपी सरकार कही जाती है वो वास्तव में बीजेपी सरकार नहीं है, वो आरएसएस की सरकार है. इसको हम लोगों को प्रचार करते वक्त भी यही प्रचार करना चाहिए कि ये सरकार आरएसएस की सरकार है. हम क्यों इस बात का प्रचार करें कि ये बीजेपी की सरकार है? अगर हम ये बीजेपी की सरकार है इस तरह का प्रचार करते थे तो उनका प्रचार होगा, और वो जिस पर पर्दा डालना चाहते हैं उसमें हमारी वजह से कामयाब हो जाएंगे. तो हमको इसको आरएसएस की सरकार कहनी चाहिए, बीजेपी की नहीं. अब ये मेरा ओपिनियन हो गया, इसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए. तो थोड़ा सबूत भी देता हूं, क्योंकि मेरी एक बिगड़ी हुई आदत है, मैं बगैर सबूतों के कोई बोलता नहीं हूं. ये थोड़ी बिगड़ी हुई आदत है. आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है. जब चुनाव होता है तो कहते ओबीसी की है, ओबीसी के नरेंद्र मोदी है. मगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का जब समय आता है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जाता है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की जाएगी. एक ओबीसी का आदमी ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, ये नेचुरल नहीं माना जा सकता, ये स्वाभाविक नहीं माना जा सकता. कैसे? ये स्वाभाविक कैसे नहीं, नेचुरल कैसे नहीं? तो मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, गधे से गधा आदमी ढूंढो. ऐसा होता नहीं है, ऐसा आदमी होता नहीं है तो गधा होता है. गधे से गधा नहीं होता. मगर बात को अतिरंजित स्वरूप से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बात समझ में आए जल्दी. मेरा बोलना मकसद नहीं है, आपको समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है. गधे से गधा आदमी ढूंढो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो. कुल्हाड़ी देने के बाद उसको कहो कि आप लेफ्ट हैंड इस कुल्हाड़ी से काटो. गधे से गधा आदमी, उसको कुल्हाड़ी देने के बाद लेफ्ट हैंड काटो, तो क्या बोलेगा? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं. गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं. नरेंद्र मोदी इतना गधा है? अपने ही लोगों के विरोध में ओबीसी का होकर ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे, इतना गधा है? मुझे तो नहीं लगता नरेंद्र मोदी इतना गधा है. फिर कारण क्या है? फिर कारण क्या किया? इतना गधा तो है नहीं. अगर उसको बोलो घंटा पर भाषण करे तो घंटा पर भाषण करता है. तो इसलिए ये कहना कि वो गधा है, ये तो नहीं कहा जा सकता. कम से कम मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी गधा है. कोई माने या ना माने, मगर मैं नहीं मानता. फिर कारण कुछ और हो. कारण के बगैर परिणाम कैसे आता है? ये तो वैज्ञानिक नियम है. कारण होता है तो परिणाम होता है, कारण ही नहीं है तो परिणाम कैसे होगा? जो कॉज एंड इफेक्ट, पाली में बुद्ध ने कहा कार्य कारण भव, तो बुद्ध से चला गया है. कार्य कारण भव.
कारण होता है तो परिणाम होता है, कारण नहीं होता है तो परिणाम नहीं होता है। अगर परिणाम एक ओबीसी के आदमी के द्वारा ओबीसी के ही विरोध में हलफनामा दाखिल करने का जो परिणाम है, इसका कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना, बगैर कारण से तो नहीं है ना। तो इसका कारण यह है कि जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, अडवाणी को साइड करके डिक्लेयर किया, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना था तो बीजेपी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अडवाणी था। तो अडवाणी को साइड करने की ताकत बीजेपी के किसी नेता में नहीं थी। कोई नेता बीजेपी में ऐसा नहीं था जो अडवाणी के द्वारा तैयार किया हुआ नहीं था। उस समय अरुण जेटली की बड़ी तूती बोलती थी, वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था, स्पोक्स पर्सन होता था, और टीवी पर जब क्रिटिकल समस्या आती थी तो उसी को भेजते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, बड़ा आदमी था। वो भी अडवाणी को साइड करने के लिए, उसके पास भी इतनी ताकत नहीं थी। सुषमा स्वराज थी, उसके पास भी इतनी ताकत नहीं थी। यानी बीजेपी की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, जो भी लीडरशिप उस समय थी, किसी में यह ताकत नहीं थी कि वो अडवाणी को साइड कर दे। फिर अडवाणी को साइड करने की ताकत किसके पास थी? आरएसएस के पास। आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया अडवाणी के लिए और नरेंद्र मोदी का रास्ता खुला किया। गोवा के लास्ट परिषद में वहां तक अडवाणी ने होने नहीं दिया, वहां तक लास्ट तक विरोध किया उसने, आखिरी तक नहीं होने दिया। जब आखिरी तक नहीं होने दिया तो आरएसएस ने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करने के बाद नरेंद्र मोदी का नाम घोषित हुआ। अडवाणी को मालूम था कि आरएसएस का नाम मानने से राम नाम सत्य हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ऐसा आरएसएस ने बहुत लोगों का किया। तो इसलिए वहां से अडवाणी का मामला साइड हो गया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया गया। तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि इससे प्रूव हो गया कि अडवाणी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट करने का काम आरएसएस ने किया। पहले सत्र में नॉमिनेट शब्द मैंने यूज किया था, है? नॉमिनेट सुना है ना आप लोगों ने? ठेवलेला आमदार, ठेवलेला खासदार, ठेवलेला प्रधानमंत्री, ऐकलं ना तुम्ही? म्हणजे तुम्हाला समजेल ह्या भाषेत सांगतो मी, मला समजण्याचा मुद्दा नाही आहे, हे मला समजलंय, परंतु मला एकट्यालाच समजून काय फायदा आहे? हे तुम्हाला जर समजलं नाही तर मी माझ्यासाठी तर बोलत नाही। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड पीएम, एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है पावर उसकी होती है। जो प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करता है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर है। तो आरएसएस के पास पावर है, और आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कहा ये हलफनामा दाखिल कर दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है। ओबीसी के ही विरोध में गधे से गधा आदमी भी अपने हाथ से टांग नहीं काट सकता, बताया ना अभी। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना गधा नहीं है। तो कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पावर है जो ये काम कर रही है। वो थर्ड पावर का नाम आरएसएस है। आरएसएस ने शुरू से ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का विरोध किया, तो उन्होंने, आरएसएस ने यह हलफनामा दाखिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को कहा, और फिर नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया।
इसका मतलब ये है, जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी इतना गधा नहीं है, तो कोई थर्ड पार्टी है जो उससे ज्यादा पावरफुल है, उसने ये काम किया। अगर प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है प्रधानमंत्री की संविधान के अनुसार काम करूंगा, मगर यहां पर नरेंद्र मोदी ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यहां आरएसएस के लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला कर रहे हैं, और वो फैसला कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इससे, इस उदाहरण से, इस सबूत से ये बात सिद्ध होती है कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है। और इस तरह से, इसीलिए आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को प्रचार में ये कहना चाहिए कि ये आरएसएस की सरकार है। जब आप भाजपा की सरकार कहते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपसे भाजपा वाले काम करवा रहे। आप भाजपा के सदस्य नहीं है, आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी आपसे काम करवा रहे हो। जब आप ये कहते हो कि भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, तो आपको ऐसा वो इनडायरेक्टली करवाते हैं, पता भी नहीं चलने देते। तो इसको आरएसएस की सरकार कहनी चाहिए, एक तो ये बात। और ये अगर आपको नहीं जमता है तो ऐसा कहो, आरएसएस भाजपा की सरकार, पहले आरएसएस ली। क्रम भी थोड़ा सा ठीक से होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक विचार होता है, सोच होता है। अगर भाजपा आरएसएस कहोगे ये तो गलत क्रम होगा। बाप को दूसरे नंबर पर, बेटे को पहले नंबर पर रखने से तो क्रम गलत हो जाएगा ना। तो वंश बाप से ही चल रहा है, फिर बेटे की तरफ आ गया तो बाप का नाम पहले लिखना पड़ेगा, फिर बेटे का नाम आएगा, नाती का नाम उसके बाद आएगा। तो इसलिए मैं आपको क्रम, यानी हम लोगों को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हम कोई भी बात जो है तर्कसंगत तरीके से करते हैं, ऐसा लगना चाहिए। कम से कम सुनने वाले लोगों को लगना चाहिए तो तर्कसंगत करते हैं, कोई भी काम जो है विचार पूर्वक करते हैं, ऐसा उनको लगना चाहिए, किसी को भी लगना चाहिए। तो ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। अगर आपको ये दिक्कत आती है, क्योंकि दिमागी दिक्कतें हैं बहुत सारी बातें, अरे यार भाजपा की सरकार है, वामन मिश्रा भाजपा की बोल नहीं रहा है, हमको उल्टा बोल रहा है, आरएसएस की बोलो। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़ा अवरोध होता है, क्योंकि अगर दिमाग स्वीकार ना करे मेरी बात तो भाजपा की बोला, यहां से जाने के बाद भाजपा की बोलेगा। तो इसलिए एक सहूलत दे रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों को रिजर्वेशन की बहुत आदत पड़ी हुई है, तो रिजर्वेशन सहूलत है, आरएसएस भाजपा बोलो, क्योंकि सहूलत होगी ना। तो थोड़ा साइकोलॉजी जानता हूं ना मैं अपने लोगों की, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। तो इसलिए ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं, वो ये कि ये जो सरकार है ये आरएसएस की सरकार है, और आरएसएस के लोगों के द्वारा उनके हित में जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। आरएसएस के पास देश चलाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरएसएस ने प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ नहीं ली, संविधान के अनुसार आरएसएस ने कोई शपथ नहीं ली। फैसले वो जरूर कर रहे हैं, अकाउंटेबल नरेंद्र मोदी है, जवाबदेह नरेंद्र मोदी है, और सत्ता आरएसएस के पास है जो कोई जवाबदेह ही नहीं है। किसी के लिए कोई जवाब देने के लिए आरएसएस के लोग बंधनकारक नहीं है। अगर कोई सवाल पूछे आरएसएस को तो आरएसएस वाले क्या नहीं, डे टू डे काम में हम लोग भाजपा की सरकार में हस्तक्षेप नहीं करते। मोहन भागवत ने कहा भाजपा के डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ऐसा बयान है भागवत का। तो उनको पूछना चाहिए, डे टू डे नहीं करते? हाँ नहीं करते, कभी कभी करते क्या? क्योंकि होशियारी तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास कोई आंदोलन चला रहे हो, आपके पास होशियारी नहीं है, दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस।
Those who provide a better guts and better brain, they will be success. कोई भी सक्सेस नहीं होने वाला, हेरिया घेरिया नत्थु खैरिया सफल नहीं होने वाला. Those who provide a better guts and a better brain, they will be success. तो इसलिए एक चालाकी की होशियारी की बात आपको बता रहा हूं. उसने कहा ये डे टू डे काम में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कभी कभी करते क्या? ये सवाल से ही सिद्ध हो जाता है कि हाँ, जब हम लोगों के हक की कोई बात आती है तब आरएसएस जरूर वेटो पावर का इस्तेमाल करती है और होने नहीं देती. नहीं तो नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी, ओबीसी का ही आदमी ओबीसी के ही विरोध में फैसला करे. ये तो गधे से गधा आदमी भी नहीं करता है, तो नरेंद्र मोदी कैसे करेगा? माना नहीं जा सकता, मगर ऐसा हुआ है. निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कारण होगा, बताया कारण. अब मैं आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि सरकार आरएसएस की चल रही है, तो सरकार में आरएसएस का कंट्रोल है, नियंत्रण है, इस तरीके का नियंत्रण है. तो आरएसएस के विरोध में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में बामसेफ के अलावा कोई काम कर रहा है देश में? मुझे तो नहीं लगता कोई कर रहा है. अगर कोई कर रहा होता, हमारे अलावा कोई कर रहा होता, तो फिर हम ही उसके साथ चले जाते. हम उसके साथ चले जाते. तो कोई तो करता हुआ हमें दिख नहीं रहा है. करता हुआ तो बहुत दूर की बात है, बोलता हुआ भी दिख नहीं रहा है. बोलने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, मगर ये हिम्मत है नहीं उनके पास में कि वो ऐसा करे. तो इसलिए आरएसएस के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो निश्चित रूप से, अगर हमारा आंदोलन, हमारा संगठन उनके लिए बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, देश भर में विरोध कर रहा है, संगठित शक्ति बनाकर कर रहा है. वामन मेश्राम कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है. वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट है. वामन मेश्राम नहीं है. वामन मेश्राम नेशनल प्रेसिडेंट है. और वामन मेश्राम उन लोगों की तरह नेशनल प्रेसिडेंट नहीं है जो गली में संगठन बना लिया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया. वो गली मोहल्ले वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है. तो 31 राज्यों में ऐसी 500 मीटिंगें मैं फिजिकल जाकर कर चुका हूं. ऐसा कोई आदमी भारत में जीवित नहीं है. वो कौन सा एक किताब आता है ग्रीनिच बुक में रिकॉर्ड में नाम, मैं एप्लीकेशन करूं तो आ सकता है, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है. ग्रीनिच बुक में नाम आ सकता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक किताबों में नाम आने के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं. मैं अपने लोगों के आजादी के लिए कर रहा हूं, ये नाम वाम के लिए नहीं कर रहा हूं. हमारे लोगों की आजादी मिलेगी तो मामला अपने आप ही ज्यादा किताबों में आ जाएगा. तो एक ही किताब में आ जाएगा तो ज्यादा आ जाएगा. ये मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए आरएसएस की लोगों के द्वारा जब हमारे तरफ से इतना बड़ा संगठन खड़ा किया गया, 31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में कर चुके हैं. 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया, और दोनों मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी. जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनकी सरकार है, केंद्र में भाजपा की, आरएसएस की सरकार है, आरएसएस भाजपा की सरकार है, आरएसएस के नियंत्रण वाली सरकार है. और ये जो नियंत्रण वाली सरकार है, आरएसएस के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है, तो वो ऐसा कहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है. कई राज्यों के 17 राज्यों के मुख्यमंत्री उनके हैं, बाकी राज्यों के विरोधी पार्टी के नेता उनके हैं, और 1000 से ज्यादा एमएलए उनके हैं. 1000-1500 से ज्यादा एमएलए उनके हैं. 303 मेंबर पार्लियामेंट उनके हैं. इतने सारे हैं. और इतना सारा होने के बाद भी
इतना हो गया उनका, सारा सब कुछ उनका है। फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का है? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? इतना सारा उनका है, इसके बावजूद भी भारत बंद वामन मेश्राम का है। दुख तो होगा ना भाई। हलब केंद्र सरकार हमारा, राज्य सरकार हमारे, कई मुख्यमंत्री हमारे, विरोधी पार्टी के नेता हमारे, एमपी हमारे, एमएलए हमारे हजारों, फिर भी भारत बंद वामन मेश्राम का दुख तो होता है ना। आरएसएस को दुख तो होता होगा। तो जब दुख होता है तो आदमी चुप नहीं रहता, जो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है। तो स्वाभाविक रूप से वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया करने के लिए हमारे संगठन में किनको इन रोका कैसे जाए? एक पहला सवाल, भाई इनकी बढ़ती हुई ताकत को रोका कैसे जाए? अब देखो, हमने अधिवेशन लिया महाराष्ट्र का अधिवेशन लिया, 2 अधिवेशन हो गए, एक अधिवेशन में 2 हो रहे। नहीं समझ में नहीं आ रहा आपके? आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा होगा, ज्यादा नहीं। जिस तरीके से समझकर मैं बोलता हूं, सोचकर बोलता हूं कि एक अधिवेशन बुलाया 2 हो रहे, तो उन लोगों को अरे साला इतना हम लोग तोड़फोड़ करने के बाद भी साला 2 हो रहे, एक के बजाय 2 हो रहे, ज्यादा दुख होता है। तो जो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, वो तोड़फोड़ इसलिए करते हैं कि अब इनको रोका कैसे जाए, कैसे रोका जाए। इनके एमएलए भी नहीं साले खरीद रहे, सरकार बना ले, है? समझ रहे? एमएलए भी नहीं है, वामन मेश्राम को खरीदना संभव नहीं है। बाकी किसी को भी खरीद लो तो वो 24 घंटे में सारी की सारी परिस्थिति पलट देता है। बाकी लोगों को खरीदने का कोई मीनिंग है नहीं। तो इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को, हमारे में से कुछ लोगों को तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। और इसके लिए आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि आईबी को इस काम पर लगाया। ये मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, देखो ना, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। मैं रिकॉर्ड में बहुत लोगों को जब मैं ये कहता हूं ना रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, तो समझ में नहीं आता रिकॉर्ड में क्या मतलब है। रिकॉर्ड में बोल रहा हूं तो रिकॉर्ड का मतलब है कि मैं ये बात ऐलानिया कह रहा हूं और इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं। दूसरे करे या ना करे, मैं खुद ही कर रहा हूं। पुलिस वालों को चाहिए तो मेरे से ले ले, मैं खुद ही दे देता हूं, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि आईबी ने 34 लोगों को अभी तक टेलीफोन किया, कल तक टेलीफोन किया। और आईबी के लोग क्या पूछ रहे, 34 लोगों ने मुझे बताया, ज्यादा लोगों को किया होगा, क्योंकि कुछ हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। आईबी का होगा, वामन मेश्राम को बताने की क्या जरूरत है। अब हमारे आदमी को जितना समझ में आता है उससे ज्यादा मुझे समझ में आता है। उसको ज्यादा समझ में नहीं आता आईबी के टेलीफोन का क्या मतलब है। उसको तो ये भी मालूम नहीं है आईबी पुलिस होगा। उसको ये भी मालूम नहीं है कि आईबी जो है ये डायरेक्ट सवेरे 9 बजे के पहले डेली रिपोर्ट करना पड़ता है पीएम को। डेली इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। रॉ जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दुनिया की जो सिक्योरिटी है उसका रिपोर्ट 9 बजे के पहले पहले प्रधानमंत्री के सामने रखना पड़ता है। इंटरनेशनल रॉ नाम का संगठन है भारत का, वो प्रधानमंत्री के सामने रिपोर्ट देता है 9 बजे के पहले। और 9 बजे के पहले आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंटरनल सिक्योरिटी का रिपोर्ट 9 बजे के पहले पीएम के पास देना पड़ता है। और उस पर वही उसी समय निर्णय होता है, ज्यादा समय नहीं लगता, इमीडिएट कार्रवाई होती है। इसका मतलब है आईबी डायरेक्ट पीएम के लिए अकाउंटेबल है।
आईबी किसी भी अधिकारी को अकाउंटेबल नहीं है। आईबी केवल मात्र प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल है। तो प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल का मतलब है रिपोर्टिंग वो प्रधानमंत्री को ही करेगा। अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपके, थोड़ा सा। इसका मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करना है और कोई अथॉरिटी नहीं जिसको रिपोर्ट नहीं करना है, तो आईबी प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर ही काम करेगा। किसी को कोई अथॉरिटी नहीं उसके ऊपर, प्रधानमंत्री ऑर्डर करेगा तो ही आईबी काम करेगा। तो ये जो मैंने आप इधर लिखा कि संघटने तोडफोड करण्याचा कार्यक्रम, पीएमओ, पीएमओ या शब्दाचा अर्थ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। पीएमओ सेक्रेटेरिएट होता है प्रधानमंत्री का, एक भारत सरकार का सेक्रेटेरिएट है, एक पीएमओ का होता है, यानी जिसमें प्रधानमंत्री को हर मंत्री के संबंध में जानकारी देने वाला पीएमओ होता है, वो प्रधानमंत्री का सेक्रेटेरिएट है। तो ये इसके माध्यम से, आईबी के माध्यम से 34 लोगों को कल तक टेलीफोन किया गया और पूछता था कितने लोग कुमार काले को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल भी इंपॉर्टेंट बात है, कितने लोग कर रहे हैं, तो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे तो कितना कर रहे हैं, उससे वो रिपोर्टिंग उधर देता है कि हमने जिस काम के लिए लगाया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो तोड़फोड़ करने के लिए आदमी हमने पकड़े हैं, उनकी औकात कितनी है कि नहीं है, वो उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, है कि नहीं है, ये हमारे काम में लिए आता कि नहीं आता। देखो, खास बात आपको समझाने के लिए इसको क्लब करते हुए दूसरी बात बताता हूं। सारे देश भर में कई ऑपोजिशन पार्टी की सरकारों को गिराने का अभियान चल रहा है। हमारी तो कोई सरकार ही नहीं है, मगर हमसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को खतरा है। तो इसलिए हमारी संगठित शक्ति को भी कमजोर करने के कार्यक्रम को लगाया गया है, आईबी को लगाया गया है। और आज सवेरे वामसेफ संगठन का एक कार्यकर्ता, शायद उसका नाम कामले है, कोल्हापुर के साइड का है, सातारा, तो आया कि का आईबी का मुझे टेलीफोन आया था। तो 35वां नंबर, 34 के बाद ये 35वां नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लगातार यानी कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको बताता हूं। कुमार काले छत्तीसगढ़ में अधिवेशन लेने के लिए गए, 32 लोग थे, 32 में हमने 2 लोगों को भेजा, 2 हमारे, 30 रह गए। तो एक जो अरविंद वहां हमारा पुराना कन्वेनर था वामसेफ का, वो उसके साथ है, वो ट्यूशन क्लासेस लेता था। तो उसने देखा कोई आने वाला है नहीं, तो उसने अपने बच्चों को कहा, जिसको ट्यूशन देता है ना, उसको बच्चों को कहा कि तुम्हारे माँ बाप लेके आना कल कार्यक्रम में। तो ऐसे 25-30 लोग, ट्यूशन के बच्चे और उसके किसी की माँ तो किसी का बाप, ऐसे टोटल मिलाकर 30 लोग, उसमें एक का भी संबंध वामसेफ के साथ नहीं। इतना बड़ा अधिवेशन कुमार काले का हुआ, आईबी वालों को पता नहीं है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ही आईबी वालों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये जानकारी रखो, तुमने ऐसे गधों को पाल रखा है साले, ये लोगों को चारा खिलाने लायक लोग नहीं है। गधे को चारा खिलाया जाता है, ये चारा खिलाने के लायक नहीं है। रोटी तो बहुत दूर की बात है, ये चारा खिलाने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये खास बात समझा रहा हूं कि इस तरह से इन लोगों ने
इस संगठन को तोड़फोड़ करने के काम पर लगाया, ये सारे देश भर में लगाया। तो उनको जानकारी मिली, पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, पीएमओ को, आईबी को, कि ये लोग वामन मेश्राम के विरोध में कामयाब नहीं हो रहे। उनको जानकारी मिली, डाटा हो गया ना कलेक्ट, जानकारी मिली कि ये तो कामयाब नहीं हो रहे। कामयाब नहीं हो रहे हैं। जब उनको डाटा मिला उसके बाद उन्होंने दूसरे तरीके से उनको मदद करना शुरू कर दिया। उनको कहा कि तुम उन लोगों के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन करो, जो वामन मेश्राम का बैंक अकाउंट है, वामसेप का, एप्लीकेशन करो। नहीं तो बहुमत तो उसके पास है 99.99.99, तो एप्लीकेशन करने से क्या होगा? नहीं करो, बाकी हम देखेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा खाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा से चली हुई बैंक है। बड़ौदा गुजरात में है, और गुजरात में 25 साल से आरएसएस की सरकार है। कुछ समझ में आ रहा है? तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरएसएस की, राज्य सरकार 25 साल से आरएसएस की। तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों का है। तो उन्होंने संबंधित ब्रांच के लोगों को ऊपर से कहा फ्रीज करो, रोक दिया। तो दिल्ली में हमारा मुकेश है, उसने बैंक मैनेजर को पूछा, आप तो बोल रहे थे कि जिधर उधर वामन मेश्राम का ही है, तो कोई रुकावट नहीं है आपको, तो ये कैसे रुकावट आ गई? मैनेजर को कहा उसने, तो उसने मुकेश को कहा, सब ऊपर से हो रहा है। उसने कहा, उसके मुंह से निकला, सब ऊपर से हो रहा है। तो मुकेश ने मुझे बताया कि वो ऊपर से हो रहा है। बोल रहे ऊपर तो अल्लाह ताला है। क्या नहीं, वो इतना ऊपर। तो हमने छानबीन किया, रीजनल मैनेजर है इधर पूना में, उससे हमारे लोगों को भेजा, डायलॉग में पता चला ऊपर से ही हो रहा है। वो भी बोल रहा ऊपर से है। अब रीजनल मैनेजर ही ऊपर है, वो बोल रहा ऊपर से है, इसका मतलब है और ऊपर से है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑपरेट हो रहा है मामला, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आरएसएस के लोग हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं आप जो समझा रहा हूं, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, ये सारे देश दुनिया में भी जा रहा है, ये इधर केवल रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लाइव हो रहा है। तो आरएसएस के जो लोग अलग अलग जगह बैठे हुए, आरएसएस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे होती है उनको मालूम है, उनके लोग हैं ना वो ट्रेंड। उन लोगों ने आउट ऑफ वे जाकर, कानून के विरोध में जाकर, लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, चलो ठीक है आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, आउट ऑफ वे कर रहे हैं। लॉ ऑफ द लैंड क्या है? 303 बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है। मान लो कि उन्होंने 10 मेंबर ने, 20 मेंबर ने विद्रोह कर दिया नरेंद्र मोदी के विरोध में, और राष्ट्रपति को लिख दिया कि हम नरेंद्र मोदी के विरोध में हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नहीं मानते, ठीक है, लिख दिया राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को बोलेगा तुम्हारा सारा बंद, फ्रीज कर दिया, बोलेगा? नहीं। संविधान क्या कहता है? अच्छा, 330 में 20 लोगों ने किया, कितना रह गया? 283। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 273। नरेंद्र मोदी के पास है कितने? 283। नरेंद्र मोदी ही चलेगा। लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाम है लॉ ऑफ द लैंड।
जो देश का कानून है वो है लॉ ऑफ द लैंड। जिसके पास बहुमत है वो लीगल है। ये भारत का संविधान कह रहा है। जब भारत का संविधान कह रहा है, उससे भिन्न कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जो प्रधान कानून है लॉ ऑफ द लैंड, उससे कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। तो मेरे पास 99.99 बताया ना, गणित बताया था पहले, दोबारा बताओ। अच्छा ठीक है, मतलब इतना सारा है। फिर उसका वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, वो सारा बैंक को दे दिया, बैंक को दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड दे दिया। उनको 14 पॉइंट ये सवाल पूछे बैंक मैनेजर को, इसके जवाब दो। एक भी सवाल का जवाब मैनेजर ने नहीं दिया। तो हमारे लोगों ने पूछा, अरे क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? ऊपर से है तो हम कहाँ जवाब दे? हमारे पास है ही नहीं। ऊपर से चल रहा तो जवाब हमारे पास कहां से है? हम कर ही नहीं रहे हैं, ऊपर से हो रहा है तो जवाब ऊपर वालों को देना है। हम कर ही नहीं रहे तो हमारे पास जवाब ही नहीं है। आउट ऑफ वे इलीगल अकाउंट को फ्रीज करके तोड़फोड़ करने वाले लोगों के समर्थन में है, समझ में आ रहा? जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वामन मेश्राम ने तो फूंक मार दिया, उड़ा दिया। ये साले टिक ही नहीं रहे कहीं पर भी। चड्डियां पहने वाले बच्चों को राज्य अधिवेशन में बिठाकर अधिवेशन कर रहे, तो इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। यानी वामन मेश्राम के विरोध में कोई सुन नहीं रहा, बल्कि इन लोगों को यह भी जानकारी इकट्ठा हुई कि उनको कुछ चंदा मिला। तो मैंने छानबीन किया, कैसे मिला? मेरा ही नाम लेकर पैसा ले रहे। मेरे को ही गाली दे रहे, मेरे ही विरोध में बोल रहे, और गए। मेश्राम साहब कहा दिया, हाँ पहले कितना दिया था? 10,000 दे, तो अभी दे दो हिसाब से। नहीं अभी 5,000, ठीक है 5,000 दे दो। अब उसको लगा साला भागते भुगते के लंगोटी ठीक है कि ये हमारे नाम अगर बोल दोगे वामन मेश्राम के खिलाफ में, हमको चाहिए पैसा, तो एक नया पैसा नहीं देगा। तो ऐसे देश भर में उन लोगों ने मेरा नाम लेकर ही पैसा इकट्ठा किया। लोग मुझे सारे देश भर में लाइन लगाकर पैसा देते हैं। सारे देश भर में क्यों देते हैं? उनको मालूम है कि एक एक नया पैसा ये आंदोलन के लिए खर्चा होता है। यकीन है, विश्वास है, ये क्रेडिबिलिटी मैंने अपने जीवन में, जिंदगी में, मेरे पास कुछ पूंजी नहीं है, मेरे पास एक ही पूंजी है, वो मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी विश्वसनीयता है। लोगों को ये मालूम है कि मैं कभी भी अपने मकसद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। और लोग देख रहे हैं ये सारे विपरीत परिस्थिति में भी ये लड़ाई जारी है, जंग जारी है। मैदान वामन मेश्राम ने छोड़ा नहीं है, अभी जारी है। तो इसलिए किसी का कोई यकीन नहीं है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई यकीन नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के लोग भी, अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने उनकी मदद की। सारे ब्राह्मण, तिवारी, पांडे और एक दो भी, हाँ ऐसे 3 ब्राह्मण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अरे आउट ऑफ वे जाकर, कानून नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है ये फंडामेंटल राइट है। पुलिस के पास रोकने का कोई पावर ही नहीं है।
वहां से मैंने, उन्होंने नैला मारा तो मैंने दैला मारा, उन्होंने अधिवेशन नहीं करने दिया तो मैंने कहा दिन भर प्रदर्शन करो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तो दिन भर मुर्दाबाद होता रहा। मैंने कहा ये कानपुर का मुर्दाबाद दुनिया वालों को देखना चाहिए। हाँ लगा लगा, सारे कैमरे लगा दिया, तो वो मुर्दाबाद सारे दुनिया में दिखाई दे रहा था। तो जो कानपुर का अधिवेशन कानपुर के लोगों को मालूम होता, वो सारे दुनिया को मालूम हो गया। तो उन्होंने नैला मारा, मैंने दैला मारा। समझ ना, दाव पेच है। देखो ये लड़ाई है, ये लड़ाई है, और लीडरशिप को काउंटर करते आना चाहिए। उन्होंने नैला मारा तो मैंने दैला मारा। परेशान हो गए पुलिस वाले। कमिश्नर जोगदंड है, ये बीड़ का, ये बीड़ का, ये मराठवाड़े का जोगदंड, मराठी बोलने वाला है। तो उसने कहा राजकुमार को कि हमारे पुलिस वाले दहशत में है। कहा क्यों? कहा कि वो मुर्दाबाद 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 कर रहे। उधर तिवारी भाग गया भाग गया। और अभी कल खबर आई तिवारी का ट्रांसफर हो गया। आपको मालूम नहीं है? तिवारी का ट्रांसफर हो गया। हमने कहा और दो है। हमारी संतुष्टि नहीं हुई, चल रहा है, ठीक है। तो एक का तो हो गया ट्रांसफर, जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर उसको परमिशन देने का एरिया था वो गया, ट्रांसफर हो गया। तो उन्होंने हमारे 700 लोगों पर एफआईआर की। वामन मेश्राम और अपना कानपुर का छेदी खोटे, 2 आदमी पर एफआईआर दाखिल किया और 700 हमारे इमाम साहब के लोगों पर किया। तो उन्होंने फिर नैला मारा। मैंने हाईकोर्ट में केस दाखिल करके फिर दैला मारा। हाईकोर्ट की खबर छाप दिया। खबर छापते ही दूसरे दिन तिवारी का ट्रांसफर हो गया। हाईकोर्ट के विरोध में वो कुछ कर नहीं सकते। हो गया, पकड़ में आ गए। अभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वामन मेश्राम को कोई परेशान करेगा और उसको छोड़ देंगे, ये कभी मैं, एक तो मेरे एरिया में कोई आता नहीं, आ गया तो छोड़ता नहीं, बहुत मुश्किल से मेरी पकड़ में आता है तो फिर मैं दोबारा छोड़ता नहीं उसको। और मैं वकील को बोल देता मैं अपनी लड़ाई शुरू रखता हूं, वो वकील करते रहता है, उसमें मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो वकील देखते रहेगा। मेरा एरिया ये है मैदान में जहां लड़ाई लड़नी है। तो बंगाल में वहां से खबर गई, तो बंगाल का जो बैनर्जी है उसको लगा यार ये तो नैले पे दैला हो रहा है, वो नैला कर रहा है, दैला कर रहा है, तो डर गया। तो उसने केवल हॉल हमारा रद्द किया, हॉल रद्द किया ताकि हमारा अधिवेशन जो है वो रद्द हो जाए। तो हमने दूसरा छोटा हॉल करके अधिवेशन किया, और अधिवेशन करके मैंने वहां भाषण में कहा बैनर्जी के ऊपर एट्रोसिटीज की केस दायर की जाएगी। तो मैसेज चला गया होगा, तो उस दिन तो उसको नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, और एट्रोसिटी एक्ट में मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो एट्रोसिटीज में कवर होता है। वो पक्का है, डॉक्यूमेंट्री सबूत है, क्योंकि उसने लिख कर दिया हॉल रद्द करिए, डॉक्यूमेंट्री है। और क्या कहा, हाईकोर्ट के जजेस का कार्यक्रम है। फिर मैंने आदमी भेजा, है क्या? कहा नहीं है। मैंने कहा ये भी सबूत ले आओ। तो सारी बातें जो है, अभी एक हरियाणा में हो गया, एक यूपी में हो गया, एक बंगाल में हो गया। इसका मतलब है मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को कहा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने मुझे कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश में के हाई कोर्ट में केस करना चाहिए। तो मैंने वकील को कहा
अभी 2-3 स्टेट हो गए हैं, लगभग 4 हो गए हैं, तो 4 स्टेट के हाई कोर्ट में जाने से बेहतर है सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दो कि ये 4 स्टेट में हो गया है, इसलिए अब हम स्टेट में नहीं जाएंगे, आपके पास आए। क्योंकि 4 स्टेट में अगर मामला है तो फिर 4 स्टेट में सुनवाई होगी, डिले होगा। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ही हमारी हियरिंग करे, सुनवाई करे। वकीलों के साथ रहते रहते मैं लगभग वकील हो गया, और वकील को ही सलाह देता हूं कि डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है ना, एक होता है जजमेंट कैपेसिटी, ये हर एक के बस की बात नहीं है। जजमेंट कैपेसिटी एक अलग मामला है, जजमेंट करना पड़ता है सारी परिस्थिति का और फिर फैसला करना पड़ता है, ये दूसरे लोगों की बस की बात नहीं है। तो इसके आधार पर हम लोग जो है हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उन लोगों ने करने का काम किया, ये दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको जानकारी दी कि वो हमारे अकाउंट को सीज कर रहे, फ्रीज कर रहे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हमने लिख कर दिया, सवाल पूछा, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। हमने लीगल सवाल पूछे, कोई सवाल का जवाब नहीं है। इसका मतलब उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इलीगल किया जा रहा है, ये ऊपर से किया जा रहा है, और वो तोड़फोड़ करने वाले जो गद्दार लोग हैं उनको मदद करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि गद्दार लोगों का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया कि वामन मेश्राम के विरोध में ये लोग कामयाब नहीं है, इनको मदद देनी होगी, तब वो मदद कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में ये लोग अगर किसी महागठबंधन का पार्ट एंड पार्सल बनते हैं तो बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है, 500 लोकसभा में, अगर 500 लोकसभा में हमारा प्रभाव है और अगर हम किसी महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव पर 2024 में परिणाम होना तय है। ये हमारे लोगों को कम और उन लोगों को, आरएसएस को ये बात समझ में आ रही है, अगर 2024 में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार लाने में आरएसएस कामयाब नहीं होती है तो 2025 को आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं। तो 100 सालाना कार्यक्रम में आरएसएस की सरकार दिल्ली में चाहिए। ये सारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये सब लोगों के बस की बात नहीं है, सारा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए वो अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, हम अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं कि 2025 में जब आरएसएस 100 सालाना कार्यक्रम करेंगे तो हम 10 लाख लोग लेकर जाएंगे वहां, किरकिरा, उनका मजा किरकिरा कर देंगे, और उस 10 लाख में एक भी मुसलमान शामिल नहीं होगा। नहीं तो बोलेंगे साला हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नहीं 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 नहीं, तुम जिसको हिंदू कह वही चाह रहे 10 लाख, तुम जिसको हिंदू कह रहे हो ना वही चाह रहे, वही मुसलमान नहीं आ रहा है। क्योंकि आरएसएस के लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू है। तो वही लोग जब जाएंगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो हम लोग अपने रणनीति पर काम कर रहे, वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हमको ऐसा करने के लिए हम लोग कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। तो वामन मेश्राम के बैंक के अकाउंट को सीज कर दो तो पैसा कहां रहेगा। आरएसएस के लोग सोचते पैसा तो फिर बैंक वाला पैसा तो वामन मेश्राम को मिलेगा नहीं। आरएसएस को मालूम नहीं है मेरी पीपल्स बैंक है, पीपल्स बैंक। लोगों को मालूम है, आरएसएस को मालूम होना चाहिए मेरी बैंक नहीं है, ये पीपल्स जो है ये मेरी बैंक है। और जब लगता है तब निकालता हूं, जितना चाहिए उतना निकालता हूं।
जब जरूरत होती है निकालता हूं, और लोग जितना जरूरत होती है देते हैं कल के पहले तक, अब ज्यादा दे रहे हैं। अब ये मैं 50-1 लाख का सोचा था, 1 करोड़ 1 लाख कितना है रे? हाँ हाँ, मतलब एक खोखे से ज्यादा है ना। खोखा चल रहा है आजकल महाराष्ट्र में, खोखा शब्द चल रहा है। अला हमारा जो है ये डुप्लीकेट खोखा नहीं है, ओरिजिनल खोखा। हाँ, ये ओरिजिनल खोखा है, ये किसी का डुप्लीकेट नहीं है। ये हमारे लोगों के खून पसीने का खोखा है, ये ओरिजिनल खोखा है। तो इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बामसेफ के लोगों को तोड़ फोड़ करना आसान, एक कैडर बेस है, एक कैडर बेस है। एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन को तो मैं तो ट्रेनिंग में यही बताता हूं कि हमने क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाया, हमने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, क्योंकि ये संकट काल में कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन ही उपयुक्त होता है। मैं ट्रेनिंग में बताता हूं, पहले से बताता हूं, ये प्रो हो गया। ये संकट काल में ये हमारा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले से जानकर हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये प्रो हो गया संकट काल में कि कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन झांसे में आने वाला नहीं है। कुछ किसी के कहने पर कोई कुछ जो है, तो कचरा जो है, कचरा इधर उधर जाता रहता है। जैसे झाड़ से पत्ता जमीन पर गिर जाता है, झाड़ से पत्ता जमीन पर गिर जाता है, धीरे से हवा आती है, धीरे से, तो जो नीचे गिरा हुआ पत्ता होता है उसके लिए तूफान आने की जरूरत नहीं है, धीरे से हवा आता है, तो जो पत्ता है ना ऐसा ऐसा हिलता है, हिलता है पत्ता, धीरे से हवा, जोर से नहीं, धीरे से हवा आता है तो ऐसा ऐसा हिलता है। अब थोड़ा सा धीरे से और आता है तो वो पत्ता उड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पत्ते इधर उधर जाते रहे तो इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिनका वजन बहुत आसान हवा से उड़ने वाला है, जिसका कोई वजन है नहीं है, ऐसे लोग किसी आंदोलन के लिए कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं लगता। तो इसलिए हम लोगों को, जो लोग हमारे संगठन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं कि वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकते। वो केवल शुक्रवार की जो मौत है वो अगले शुक्रवार तक टाल रहे हैं। कहावत है ना, जुम्मे को जुम्मा बोला ना, इसलिए मैं शुक्रवार बोल रहा हूं कि वो मुसलमान बुरा ना माने। जुम्मे से जुम्मा बोलते तो मुसलमान को बुरा लगता, तो मैंने ट्रांसलेट किया जुम्मे, हाँ शुक्रवार, ये शुक्रवार से वो शुक्रवार, ये मौत केवल टालने का मामला है और कुछ नहीं है। ये आने वाले 10 साल का जो समय है ये हम तय करेंगे, देश में हम तय करेंगे। अभी हमारे पास संगठित शक्ति है और बामसेफ के प्रेरित होकर भारत मुक्ति मोर्चा जो जन आंदोलन का संगठन है, बहुजन क्रांति मोर्चा जो तमाम समाज के छोटे मध्यम बड़े संगठनों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम है, ये सारे देश भर में इकट्ठा करने का काम चल रहा है। और इस आंदोलन की उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम में जिनका यकीन है, ऐसे तमाम संगठन हमारे साथ सहयोग में खड़े हैं। ये भी एक नया डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में हम लोग करने वाले हैं, और ये लगातार चल रहा है। और अभी 674 जिलों में, ये अगले साल के दिसंबर तक 674 जिलों में बामसेफ पहुंच जाएगी। अगले साल के दिसंबर तक 674 जिलों में पहुंच जाएगी, तो इतना बड़ा विशाल संगठन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लोग हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे थे, तो वो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, इससे आपको समझ में आया होगा कि हमारे संगठन शक्ति कितनी ज़्यादा बढ़ गई है।
आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है। बात सही है, सही है। नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, मगर नरेंद्र मोदी जो इतना बड़ा शक्तिशाली नेता है, उसका सीए का कानून वामन मेश्राम ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। तो वामन मेश्राम कितना शक्तिशाली है? कंपैरेटिव बता रहा हूं। मान लिया नरेंद्र मोदी शक्तिशाली है, तो नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जो सीए का कानून बनाया उसको हमने अभी तक लागू नहीं होने दिया। फिर वामन मेश्राम भी तो ताकतवर है, शक्तिशाली है। तो ये आपको बता रहा हूं, दुनिया वालों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों बता रहा हूं? आपको मालूम होना चाहिए हमारी संगठित शक्ति अब छोटी मोटी नहीं रही है। जिनके पास केंद्र की सत्ता है उनको भी रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है। ये वजह है कि वो लोग हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने के काम में लीगल इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग आने वाले समय में पूरे ताकत से, पूरी शक्ति से रोक लगाएंगे, पूरी ताकत से। और 2029 तक तो हम लोग इस देश में हमारे सहमति के बगैर कोई सरकार चलने नहीं देंगे। 2029 तक हमारी इतनी बड़ी ताकत हम पैदा कर देंगे। 2029 तक हमारे 2029 तक और 2 बार चुनाव होगा, 24 में और 29 में। कैलकुलेट करके बोल रहा हूं, समझ रहे ना? हाँ, कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बगैर कैलकुलेशन से बात नहीं करता हूं। और मैं डाटा फिटा कागज में देखता नहीं हूं, एक बार लिखता हूं फिर इधर आ जाता है। तो मुझे सारी चीजें मालूम है, क्योंकि मैं मैदान में हूं, डे टू डे मैदान में हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इसलिए सारी चीजें जो है हमारे पास है, और इस आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम आने वाले समय में 2029 तक हम लोगों के सहमति के बगैर कोई सरकार चलने नहीं देंगे। सेंट्रल में और स्टेट में कोई सरकार हमारे सहमति के बगैर नहीं चलेगी। यहां तक हमारे लोगों की ताकत हम लोग बढ़ाएंगे। तो जो लोग तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि हमारी ताकत आने वाले समय में कितनी बढ़ रही है।